हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और जब वो कनेक्टेड था एसी सोर्स से। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा और नो लोड की कंडीशन क्या होगी, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और नो लोड। तो आइए देखते हैं, ट्रांसफार्मर को जब हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम डीसी सोर्स से किसी ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो गया हमारा कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हो गया हमारा वाइंडिंग, इस तरफ भी वाइंडिंग ले लेते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे तो हमने सारा ऑपरेशन देखा हुआ था, किस तरीके का हम वोल्टेज जो है देते हैं और हमें क्या होता है यहाँ पर फ्लक्स वगैरह जो है सेटअप होता है। आज हम देखेंगे कि डीसी सोर्स से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होने वाला है। तो देखिए, डीसी सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इक्वेशन में हम देखे थे E1 इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस N1 डी फाई अपॉन डी टी। तो पहला यहाँ पर आप टॉपिक डाल के लिख दीजिए, ऑन ट्रांसफॉर्मर ऑन डीसी सोर्स E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए, फॉर डीसी के लिए हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो है वो वेरी नहीं करेगा, फ्लक्स फाई विल नॉट वेरी नहीं करेगा। अगर वेरी नहीं किया तो देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। सो फ्लक्स मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर हो गया हमारा तो देखिए यहाँ पर जो E1 है, E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी बाई डी टी ऑफ फाई। यहाँ पर क्या है, हमारा फाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाई जो है वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। अब आपको पता है कि अगर किसी भी कांस्टेंट का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस N1 इंटू ज़ीरो, जो आपका E1 आएगा इंड्यूस्ड, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, वो हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि अगर हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा था वो EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा, E1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपको पता है जब EMF हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ का करंट जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी बर्न हो जाएगा। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर अगर हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का फ्लक्स वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है ज़ीरो, तो इंड्यूस्ड EMF वहाँ का ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा प्राइमरी में। इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बर्न हो जाएगा उसका प्राइमरी। तो ये हो गया ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन डीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नो लोड कंडीशन क्या होता है ऑन नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन पहले पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, कुछ जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का केस देखेंगे। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर तो अगर कुछ होता नहीं अगर बोले तो, क्योंकि आइडियली कुछ नहीं होता है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ते हैं या किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ का एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमें आइडियल की कंडीशन पढ़नी होती है कि क्या क्या अजम्पशन होता है हमारे यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो टॉपिक डालिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का एक एक अजम्पशन हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या किस तरीके का अजम्पशन लिया गया है। अब जो है ये अजम्पशन आपको याद रखना है, क्योंकि MCQs क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर पूछता है, कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है, उससे रिलेटेड एक आइडियल ट्रांसफार्मर का MCQs क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है मेंस के लिए तो वहाँ पर आपको अजम्पशन और प्रॉपर्टी जो है वो बताना पड़ेगा कि 5 जो है हमने क्या अजम्पशन लिया है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तो पहला जो अजम्पशन होता है, देखिए यहाँ पर लिखा होता है नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस
इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर दोनों ही हैं तो दोनों का वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंसेस आर 0। यानी R1 एंड R2 इज बोथ इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों ही वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी अपनी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, आइडियल है। वैसे भी आइडियल की कंडीशन ये होती है R इज इक्वल टू 0 होता है। अब अगर ये 0 हो गया तो मैं बोल सकती हूँ नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। ये हो गया फर्स्ट अजम्पशन हमारा। सेकेंड अजम्पशन देख लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमारा आयरन लॉस नहीं होगा, नो आयरन लॉस, कोई भी आयरन लॉसेस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होगा, लॉसेस इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स इज 0। 0 जो हमने देखा था जब मैं कोर और शेल टाइप आपको डिस्कस कर रही थी, तो ये हमारा हो गया कोर, ये हो गया हमारा वाइंडिंग, एंड यहाँ पर जो है वो हमारा फ्लक्स डेवलप हो रहा था। ये होता है फाई मेन फ्लक्स, फाई इज द मेन फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको डॉटेड लाइन में शो किया था ये होता था हमारा लीकेज फ्लक्स, दिस इज लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स का भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये पावर ट्रांसफर में कोई भी हेल्प नहीं करता है, ये जस्ट एक लीकेज फ्लक्स है, अननेसेसरी फ्लक्स है, मेन फ्लक्स नहीं है, ये लीकेज फ्लक्स है। तो आइडियल कंडीशन, आइडियल ट्रांसफार्मर का एजम्पशन ये होता है मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स इज 0। अगर मैं 0 बोल दी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लक्स है इज कन्फाइंड टू द कोर ओनली, ओनली कोर, टू द कोर ओनली। सिर्फ ये कन्फाइंड रहेगा कोर से, कोई भी फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, एंड लिंक्स विथ बोथ द वाइंडिंग, बोथ द वाइंडिंग लिंक करेगा प्राइमरी, जैसा मैंने इधर बनाया है सेकेंडरी में भी ऐसे ऐसे कुछ डॉटेड यहाँ पे बनेंगे। तो लिंक्स विथ बोथ द प्राइमरी एंड वाइंडिंग एंड कन्फाइंड टू द कोर, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिफ्थ जो हमारा अजम्पशन होता है, देखिए यहाँ पर जो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है वो होता है लीनियर। जबकि हमारा क्या होता है, जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ये जो है मैग्नेटाइजेशन कर्व इज लीनियर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब आप देखेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि ये लीनियर नहीं होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में केस में देखिए मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है, ये हो गया H, ये हो गया B, तो ये जो कर्व आएगा वो बिल्कुल लीनियर होगा। आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये लीनियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का केस। सेकेंड प्रैक्टिकल भी आप देख लीजिए, जब आप हिस्टेरेसिस लॉसेस पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको कर्व दिखाई देता है। ये हो गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का केस। तो जो भी इसके अंदर एरिया आता है आपका वो जो है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस देता है। तो इस केस में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आयरन लॉस 0 है, मतलब हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस 0 हो गया। ये हो गया हमारा अजम्पशन आइडियल ट्रांसफार्मर का। अब जो है वो हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे और उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन है वो आप देखते जाइएगा किस तरीके का ऑपरेशन होता है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आता है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा वाइंडिंग, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स, मतलब क्या है उसका। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड, इसमें से कोई भी आपको एक प्रॉपर्टी दे सकती है, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स कितना होता है या मैग्नेटाइजेशन कर्व कितना होता है।
जो है ये सब क्वेश्चन दे देता है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें 6th प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है इन्फिनाइट परमिएबिलिटी। इन्फिनाइट परमिएबिलिटी, और जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मर रहेगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसकी 6th प्रॉपर्टी होती है इन्फिनाइट परमिएबिलिटी। यानी परमिएबिलिटी हमारा जो म्यू हम बोल रहे हैं वो होता है इन्फिनाइटी, यानी कि मैक्सिमम, मतलब जो है आइडियली जो है पूरा जो है फ्लक्स हमारा डेवलप्ड हो जाता है, परमिएबिलिटी हाई होता है। इसका कहने का मतलब है रिलक्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। रिलक्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड आपको पता है रिलक्टेंस एस इज इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स होता है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा हमारा रिलक्टेंस, तो उसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स जो है वहाँ यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ कंडीशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। एक एक करके पॉइंट आप नोट कर लीजिए और जो है याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ फाइनाइट परमिएबिलिटी। यहाँ पर हमने परमिएबिलिटी लिया हुआ है फाइनाइट परमिएबिलिटी, एंड आयरन लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपने लिया है आयरन लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी आयरन लॉस नहीं हो रहा है, उस जो है कंडीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आप डालिएगा। इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, फाइनाइट परमिएबिलिटी तो हमने जो है डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये जो है मैं नो लोड की कंडीशन बता रही हूँ, तो यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, नो लोड कंडीशन ही मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये हमारा V1 होता था। यहाँ से जो करंट आएगा वो हो जाएगा I म्यू, क्योंकि यहाँ पर I म्यू हम लोग ले रहे हैं। I म्यू और IW का डिस्कशन मैं आगे करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ देखिए नो लोड कंडीशन है, यानी कि मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं कर रही हूँ। बट म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट है, फाइनाइट परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स सेटअप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए फाई होता था हमारा फ्लक्स सेटअप। यहाँ पर क्या होता था E1 E2, और टर्न रेशियो जो है वो N1:N2 हमारा टर्न रेशियो है। तो देखिए ये जो है वो आपको मैंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ था कि सिंपल सा क्या है हमारा, हम जो है वो ट्रांसफार्मर को एक प्राइमरी सोर्स AC सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है जो कि I म्यू होगा, और I म्यू की वजह से हमारे यहाँ पर फ्लक्स सेटअप होता है फाई। फ्लक्स सेटअप होने की वजह से जो है लिंक करता है सेकेंडरी में, तो यहाँ पर हमारा E2 जो है वो इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम E2 बोलते हैं। और ये फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक की तरफ लिंक तो करता ही है, प्राइमरी की तरफ भी लिंक करता है। तो इट लिंक्स विद बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी, जिसकी वजह से हमारा एक EMF E1 इंड्यूस्ड होता है, जो कि अपोज करता है V1 को अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। तो एक एक पॉइंट आप फिर से जो है वो नोट कर लीजिए। ऑपरेशन देख लेते हैं, फिर आयरन लॉस भी कंसिडर करेंगे और फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू AC सोर्स V1। पहला ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, इसके कनेक्शन की वजह से हमारा करंट फ्लो हो जाएगा प्राइमरी में, करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग।
प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, देखिए, जिसको हम बोल दे रहे हैं आई म्यू, क्योंकि आई नॉट फ्लो होता है, बट आई नॉट जो है वो क्या हो जाता है, आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू होता है, ये आयरन लॉस है, इज इक्वल टू 0। हमारा जो आयरन लॉस कंपोनेंट होता है वो आई डब्ल्यू होता है, इक्वल टू 0 लिए हैं क्योंकि मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पर, देखिए आयरन लॉस इज इक्वल टू 0, तो ये आयरन लॉस कंपोनेंट है, ये यहाँ पर 0 है, एंड आई म्यू जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है। आई म्यू को डिफाइन कर रही हूँ मैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट required to produce फ्लक्स फाई, यानी कि जो भी हमारा फ्लक्स फाई डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण आई म्यू है, जब हम प्राइमरी से कनेक्ट करेंगे अपने ट्रांसफार्मर को एसी सोर्स से। तो ये हो जाएगा हमारा आई म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स फाई। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, देखिए, इस फाई की वजह से हमारा फाई क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है, लिंक्स विथ सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से है एक E2 जो है वो इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF। फोर्थ पॉइंट, फाई ऑल्सो लिंक विथ प्राइमरी, जिसकी वजह से क्या होता है, E1 इंड्यूस्ड होता है। ये सब मैं आपको डिस्कशन करवा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये हो जाएगा हमारा E1 डेवलप हो गया। अब आपको पता है V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 होता है, क्योंकि E1 V1 की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये एक दूसरे को अपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। ये हो गया हमारा स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया था, फाई इज इक्वल टू आप लेते हैं फाई साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी लेते हैं, एंड आई म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये भी साइनोसॉइडल होगा, तो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कशन कराया था वो होता था E1 इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, and E2 is equal to again N2 omega phi m sin omega t minus 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सारा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के बेसिस में आपके लिए मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, रेफरेंस हमने लिया है आई म्यू को, आई म्यू इज़ द रेफरेंस, क्योंकि देखिए ये एक सीरीज सर्किट है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आई म्यू की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स फाई प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए सेम फेज में है, फाई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा फाई। अब देखिए E1 इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो रहा है, तो लैगिंग हो जाएगा 90 डिग्री, तो कुछ यहाँ पर जो है वो हमारा E1 आएगा, एंड E2 इज इक्वल टू N2 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो E1 और E2 एक ही फेज में आएंगे, क्योंकि ओमेगा टी माइनस 90 है। अब आपको पता है इस इक्वेशन से V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1, तो E1 और V1 जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा फेजर डायग्राम होगा जो हमने डिस्कशन किया था। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए V1 से आई म्यू जो है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैगिंग में है, फाई भी 90 डिग्री लैगिंग में है। तो ये जो है वो हमारा डिस्कशन हो गया ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ फाइनाइट परमिएबिलिटी एंड आयरन लॉस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी देखिए जो हमारा कंपोनेंट है आयरन लॉस का IW मैंने नहीं लिखा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन हम देख लेते हैं, विथ आयरन लॉस अगर हम लेंगे तब क्या कंडीशन आएगी। तो जो आपको हेडिंग डालना है वो डालना है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ फाइनाइट परमिएबिलिटी एंड आयरन लॉस कंसिडर, आयरन लॉस इज कंसिडर्ड। ये आपका टॉपिक होने वाला है। आयरन लॉस जब आप कंसिडर्ड करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो गए, देखिए ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ आई म्यू की जगह हमारा क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा।
जिसके दो कंपोनेंट होंगे, आई म्यू तो हो ही रहा था, एंड आई डब्ल्यू जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा आयरन लॉस की वजह से। ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहने वाला है। चेंजेस कहाँ पर आएंगे देखिए, चेंजेस कहाँ पर आ रहा है देखिए, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ड्यू टू आयरन लॉस की वजह से हमारा एक एक्स्ट्रा एडिशनल करंट जो है वो आएगा, एडिशनल करंट विल कम इनटू पिक्चर। देखिए आयरन लॉस की वजह से हमारा एक एडिशनल करंट आएगा जिसको हम बोल दे रहे हैं आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू इज द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो यहाँ आप साफ साफ लिख लीजिए, आई डब्ल्यू जो है वो कोर लॉस कंपोनेंट है ऑफ नो लोड करंट, ये हो जाएगा आई डब्ल्यू। एंड आई म्यू मैंने लिखा, जो आपको अभी अभी लिखाया था मैंने, ये हो जाता था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो इससे जो है वो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताती हूँ। ये अब जो है आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट जो है वो मैं लिखूंगी, एक तरफ आई म्यू और एक तरफ आई डब्ल्यू लिखूंगी। आई म्यू क्या होता है देखिए, आई म्यू की जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होता है। तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, फ्लक्स सेटअप होता है फाई। अब आपको पता है फ्लक्स सेटअप जो है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा एक इंडक्टर आएगा। तो हमारा जो कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर वो हो जाएगा इंडक्टर। इससे हमारा करंट फ्लो होता है आई म्यू, और ये जो है वो इंडक्टर एक्स एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल। तो इससे जो भी करंट फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा आई म्यू। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट करिए, डिफरेंस, ये आप लिख लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर मैं आपके लिए बना रही हूँ, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ फ्लक्स फाई डेवलप होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा कुछ ये इंडक्टर से हम शो करेंगे एल। सेकंड, ये जो है कंपोनेंट आयरन लॉस कंपोनेंट जो भी हो रहा है हमारा, जस्ट ये एक वोल्टेज ड्रॉप है जिसको हम रेजिस्टेंस से शो करते हैं। तो ये होता है आर, और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है आई डब्ल्यू। इसका नाम क्या है देखिए, इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसका होता है कोर लॉस कंपोनेंट। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। इसको हम बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं वॉटफुल कंपोनेंट। थर्ड पॉइंट, इसी को ही हम वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट और इसको वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं जो है वो आपको कंपोनेंट तक ही लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिख लीजिए वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ये जो है देखिए, जब मैंने आपका फेजर डायग्राम अभी आपके लिए ड्रॉ किया था तो आई म्यू जो है वो V1 से क्या कर रहा था, 90 डिग्री लैग कर रहा था। तो हम देख रहे थे क्वाड्रेचर में था 90 डिग्री लैगिंग विथ V1। ये जो था वो क्या था, फेस में आएगा। अभी मैं फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इन फेस विथ V1, फिफ्थ जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है देखिए, फिफ्थ हमारा जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, इट इज़ 4 to 5% ऑफ नो लोड करंट।
नो लोड करंट का ये 4 to 5% होता है, और ये जो होता है ये होता है बहुत कम, इट इज़ ओनली 1 to 2% ऑफ नो लोड करंट, नो लोड करंट। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जो है वो ये आप 4th पॉइंट पे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट बोलेगा कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट, ऑप्शन दे देगा लैग्स 90 डिग्री विथ V1, 90 डिग्री लीडिंग विथ V1, इन फेस विथ V1 एंड नन ऑफ दिस। तो आपको लगाना है आई म्यू जो है वो 90 डिग्री लैगिंग विथ V1 हो जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस जो है आई म्यू और आई डब्ल्यू का। फेजर डायग्राम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, फेजर डायग्राम जो है वो किस तरीके का आता है देखिए। फेजर डायग्राम जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसी को देख करके आप एमसीक्यूज ऑब्जर्व करके आंसर लगा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल फेजर डायग्राम है, करना आपको सेम है। देखिए ये जो है, जो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है उस पर हम आई म्यू लेते हैं, जो कि हमारा रेफरेंस होता है। उसी वही जो है वो हमारा प्रोड्यूस करता है फ्लक्स फाई को। तो यहाँ पर हमने देखा था फाई जो है वो यहाँ पर आ रहा है हमारा। आई म्यू के बाद हमने क्या देखा था, E1 जो है वो क्या हो जा रहा था, आई म्यू आई फाई से जो है वो 90 डिग्री लैग आ रहा था, तो ये हो जाएगा E1। और E1 E2 जो अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा, एक दूसरे के फेस में होंगे। E1 जो है वो प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से हो रहा था, V1 की वजह से। तो यहाँ पर हमारा V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 आ रहा था, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है। तो यहाँ पर जो है वो V1 बनेगा। ये हो गया हमारा जो अब तक हमने पढ़ा है। अब देखिए आई डब्ल्यू जो है वो एक रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। और आपको पता है रेजिस्टेंस के थ्रू अगर कोई करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज के वो एग्जैक्टली फेस में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आई डब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं आई कोर लॉस कंपोनेंट भी कहा जाता है। अब देखिए आप इसको क्या करिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है वो आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए, और इसके लिए भी यहाँ आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए। एक फेजर ड्रॉ करिए, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसको हम बोलेंगे आई नॉट। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आई डब्ल्यू एंड आई म्यू फेजर एडिशन है, फेजर एडिशन हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। यही होता है हमारा, ये आई म्यू है, इसी को हम बोलते हैं नो लोड करंट। तो आई नॉट इज इक्वल टू नो लोड करंट। नो लोड करंट हमारा आई नॉट हो जाएगा, जिसको हम एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट। तो क्वेश्चन में अगर एक्साइटिंग करंट दिया है तो आपको समझना है वो नो लोड की बात कर रहा है, आई नॉट की बात कर रहा है। ये हो गया हमारा पूरा फेजर एडिशन इस जो है टॉपिक के लिए। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व करिए, V1 और आई नॉट का जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं फाई नॉट, फाई नॉट बोला जाता है। और फाई नॉट हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर फाई नॉट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, जो कि कितना होता है जनरली, ये होता है 70 to 75 डिग्री। ये आपको वैल्यू याद रखनी है क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि जो नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है वो कितना होता है। तो ये जो है आपको 70 to 75 डिग्री याद रखना है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस फाई आता है, देखिए आप जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 से 0.25 जो है वो आता है। और लैगिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि आई नॉट जो है V1 से देखिए लैग कर रहा है, तो हमारा 0.2 to 0.25 लैगिंग आता है। अब आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू इतनी कम क्यों आ रही है, इतनी कम इसकी वजह से आ रही है क्योंकि जो हमारा आई म्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू आई डब्ल्यू। आपने अभी अभी डिस्कशन में देखा था आई म्यू जो आ रहा था
वो क्या हो जा रहा था, 4 to 5% आ रहा था ऑफ नो लोड करंट, और ये जो हमारा आ रहा था 1 to 2% ऑफ नो लोड करंट जो है वो हमारा आ रहा था। तो देखिए ये जो है वो हमारा पावर फैक्टर का डिस्कशन था। अब जो है नो लोड में एक और जो है देख लेते हैं डिस्कशन। अब आपसे अगर कोई MCQs क्वेश्चन में पूछे कि नो लोड पावर फैक्टर क्यों कम होता है, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर, द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द कोर लॉस कंपोनेंट, एंड जो है वो दोनों का फेजर एडिशन I0 मिलता है। ये फेजर डायग्राम आप देखिए अच्छे से। नेक्स्ट आप डालिए इक्विवेलेंट सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन। तो देखिए बहुत सिंपल सा अंडर नो लोड कंडीशन, अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा I0 आ रहा था वो क्या आ जा रहा था, दोनों का फेजर एडिशन आ रहा था। तो देखिए कुछ इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है नो लोड के कंडीशन में। N1:N2 हमारा टर्न रेशियो हो जाएगा। ये जो है वो हमारा R0 होता है, ये X0 होता है। अभी देखिए मैंने डिस्कशन किया था, एक इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा IW, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I म्यू हो जाएगा, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो IW होगा। एंड यहाँ से जो हम दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा V1, और यही हमारा I0 होगा। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, नो लोड की कंडीशन है। अब देखिए ये जो मैंने डिस्कशन किया है ये क्या हो जाएगा, इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं लिया है, तो इस केस में वाइंडिंग रेजिस्टेंस मैंने अभी कहीं भी शो नहीं किया है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, यानी कि आइडियल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। वाइंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ कहीं भी नहीं है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी कहीं भी मैंने वाइंडिंग रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं किया है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन। तो देखिए ये जो है वो शंट ब्रांच पैरामीटर है। देखिए शंट ब्रांच है, ये पैरेलल कनेक्शन है मतलब शंट ब्रांच है, पैरेलल मतलब शंट। और ये जो पैरामीटर है R0 एंड X0 ये हमारे शंट ब्रांच पैरामीटर हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जो हमारे R0 एंड X0 है वो शंट ब्रांच पैरामीटर यहाँ पर हमारा है। R0 and X0 are shunt branch parameter, shunt branch parameters है, जिसमें भी हमारा R0 कितना हो जाएगा। देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ अगर V1 है तो यहाँ तक भी पूरा V1 जो है वो आने वाला है। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन IW एंड X0 इज इक्वल टू देखिए V1 अपॉन I म्यू। ये हो जाएगा हमारा शंट ब्रांच पैरामीटर। तो क्वेश्चन जो है इससे बनता है, आपको शंट ब्रांच पैरामीटर पूछेगा। शंट ब्रांच पैरामीटर क्या होता है, R0 एंड X0 होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, करंट जो फ्लो होता है वो IW होता है R0 से, I म्यू होता है X0 से, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट होता है I0। N1:N2 है, नो लोड की कंडीशन है। तो ये जो है वो हमारा पूरा डिस्कशन हो गया ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन, जिसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होने वाला है और किस तरीके का लॉसेस आएगा हमारे ट्रांसफार्मर में। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।